हेलो बच्चों, मैं आपका एजुकेटर अंकित कुंवर और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट यूनिट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारा पहला नेशनल इनकम, दूसरा हमारा मनी एंड बैंकिंग, तीसरा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट बजट। और ये हमारी लास्ट यूनिट है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इस यूनिट्स में 2 चैप्टर है, एक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट और दूसरा है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट हम किसे कहते हैं, कैसे हम उसको डिटरमाइन करते हैं, कितने टाइप्स के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं, कौन कौन से मार्केट होते हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है इस यूनिट के फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है आपको पता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट सिंपल सा फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो सारी करेंसी हमारे रुपीज को छोड़ के जितनी भी करेंसी है पूरे वर्ल्ड माइंड में, उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। जैसे हमारी करेंसी रुपीज है, आपको जैसे कि पता है हमारी करेंसी रुपीज है, और बाहर की करेंसी मान लो जैसे डॉलर है, पाकिस्तान की अलग करेंसी है, दुबई की अलग करेंसी, नेपाल की अलग करेंसी है, यूएसए की अलग करेंसी है, ठीक है। जापान जाते हो आप, वहाँ पे अलग करेंसी होती है, चाइना में अलग करेंसी होती है। देखो, हर देश की एक अपनी अलग अलग करेंसी है, ठीक है। हमारे डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के, हमारे ये रुपीज क्या हुई? रुपीज हमारी डोमेस्टिक करेंसी हुई। डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के जितनी भी पूरे वर्ल्ड वाइड में करेंसी है, उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज। अब हम देखेंगे कि रेट किसे कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज इज अ नेम गिवन टू ऑल करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। मतलब फॉरेन एक्सचेंज हम उसे कहते हैं, उन सारी करेंसी को कहते हैं अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के जितनी भी पूरी दुनिया में करेंसी है, उन सभी को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब देखते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज हमने समझ लिया, अभी रेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम रेट का मतलब समझते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। मतलब इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर मुझे आज डॉलर खरीदना है, अगर मुझे आज मान लो मुझे आज $1 खरीदना है, मुझे क्या खरीदना है? $1। तो मुझे 83 रुपीज देने पड़ते हैं, 80 रुपीज देने पड़ते हैं, मुझे एक्चुअल रेट अभी का नहीं पता है, ठीक है। तो जो मुझे $1 खरीदने के लिए जो पैसा पे करना पड़ रहा है, जो रेट मुझे पे करना पड़ रहा है उस करेंसी को खरीदने के लिए, डॉलर क्या है? डॉलर एक करेंसी है। उसको खरीदने के लिए जो मुझे रेट पे करना पड़ रहा है, इसी को कहते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर मान लो मैं नेपाल की करेंसी खरीदता हूँ, अगर मैं नेपाल की करेंसी खरीदता हूँ, तो मुझे उसके लिए भी कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जो भी मैं रुपीस नेपाल की करेंसी को बाय करने के लिए पे करूंगा, उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर मान लो मैं दुबई जाता हूँ, तो दुबई की जो अलग करेंसी है, मुझे वो करेंसी बाय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस करेंसी को मैं पहले खरीदूंगा, तो उस करेंसी को खरीदने के लिए मैं जो भी रेट दूंगा, जो भी मैं पैसे दूंगा, वो मेरा हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब जितने भी रेट में मैं उस करेंसी को बाय करता हूँ, वही हमारा होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। पर देखते हैं इसमें क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। इसको हम एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। कि वैल्यू की करेंसी हमारी बाहर, हमारी वैल्यू की क्या करेंसी है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इफ वी एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम यूएस, देन वी हैव टू पे द एक्सपोर्टर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, एंड फॉर दिस पर्पस वी विल कन्वर्ट रुपीज इनटू डॉलर्स। जैसे मान लो मुझे कुछ सामान खरीदना है, मुझे कुछ सामान खरीदना है, मान लो मेरे को यूएसए से कुछ सामान परचेज करना है। अब मैं जो यूएसए का जो व्यापारी होगा, जो यूएसए का जो बिजनेसमैन होगा, क्या मैं उसको रुपीज दूंगा? नहीं, मुझे उनको क्या देना पड़ेगा? डॉलर देना पड़ेगा मुझे। तो क्योंकि मुझे उनको डॉलर देना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा? अपनी करेंसी को, मैं अपने रुपीज को पहले डॉलर में कन्वर्ट करूंगा, फिर उनको भेजूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट किया, तो मैंने कुछ रेट पे किया होगा। मान लो मैं $1 मुझे पड़ा होगा 90 रुपए में, या $1 मुझे पड़ा होगा 80 रुपए में। तो यही मेरा फॉरेन एक्सचेंज रेट हो जाता है, ठीक है। क्लियर? चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हमने फॉरेन एक्सचेंज तो समझ लिया कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या क्या होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं, ठीक है। तो हमारी क्लास 12th में हम 3 तरीके के फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या नाम है? फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको कहते हैं हम पैक्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस सिस्टम में, इस फिक्स्ड रेट एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में गवर्नमेंट पहले से ही किसी करेंसी का अमाउंट डिसाइड कर देती है। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट पहले से ही किसी करेंसी का प्राइस फिक्स कर देगी कि अगर मुझे डॉलर खरीदना है,
अगर मुझे $1 खरीदना है तो गवर्नमेंट पहले से फिक्स कर देगी कि आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर मुझे कुछ भी अलग करेंसी खरीदनी है, मान लो मुझे कुछ नेपाली करेंसी खरीदनी है, तो मुझे गवर्नमेंट पहले ही बोल देगा कि आपको इतने रुपये, 20 रुपये पे करना पड़ेगा या 30 रुपये पे करना पड़ेगा, जो भी XYZ अमाउंट गवर्नमेंट पहले से ही किसी भी करेंसी का प्राइस पहले से अगर फिक्स करती है तो उसको कहते हैं हम फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। और क्योंकि आपको पता है, अगर गवर्नमेंट मान लो सेट करती है कि $1 का प्राइस 100 रुपये है, अगर गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, अगर गवर्नमेंट फिक्स करती है कि $1 का प्राइस आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। क्या होती है, स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। देखो कैसे रहती है, मान लो अगर गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि $1 का प्राइस 100 रुपये है, तो आप कल उठोगे सो के, आपको पता रहेगा कि आज भी डॉलर का प्राइस कितना है, 100 रुपये है। परसों देखोगे, परसों भी 100 रुपये का। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया था। ठीक है, तो इससे ज्यादा अमाउंट फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। क्योंकि अमाउंट फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है तो आपको कुछ भी बिजनेस करना वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि मेरे को खाली 100 रुपये ही पे करना है $1 के बदले में। मुझे 100 रुपये फिक्स गवर्नमेंट ने करते हैं, तो मुझे 100 रुपये ही पे करने होंगे बस। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, पीडीएफ में देखते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब इसमें किसी भी एक्सचेंज रेट का प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है। उसी एक्सचेंज रेट सिस्टम को कहते हैं हम फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम या पैक्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट इंश्योर स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट स्पेकुलेशन। ये क्या होता है, इससे स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि डॉलर का प्राइस डे बाय डे चेंज नहीं होता है, तो यहाँ से बिजनेस करना इजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये प्रिवेंट करते हैं स्पेकुलेशन से। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है कि मार्केट में बहुत सारे बायर बैठे रहते हैं। वो बायर क्या करते हैं, जैसे डॉलर का प्राइस कम होता है, डॉलर का प्राइस जैसे घटा, वो पहले उनको बाय कर लेते हैं, फिर जैसे ही डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है वो उनको सेल कर देते हैं। तो इसको कहते हैं स्पेकुलेशन। ये स्पेकुलेशन ट्रेडिंग में आपने सुना होगा, इसमें बहुत सारे ट्रेडर बैठे रहते हैं। वो क्या करते हैं, पहले कम दाम पे शेयर को खरीदते हैं, फिर ज्यादा दाम पे इसको बेच देते हैं। तो इसको कहते हैं स्पेकुलेशन। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ने पहले से दाम स्टेबल कर दिया, गवर्नमेंट ने पहले से बोल दिया कि आपको इसके बदले 100 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, इसके बदले आपको 80 रुपये ही पे करने पड़ेंगे $1 के बदले में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में स्पेकुलेशन होता ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन large reserve for foreign currency to establish stability of foreign exchange rate। गवर्नमेंट को लार्ज रिजर्व बनाना पड़ता है। गवर्नमेंट को क्या मेंटेन करना पड़ता है, लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब उसको अलग अलग करेंसी का लार्ज रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है ताकि एक स्टेबिलिटी बनी रहे फॉरेन एक्सचेंज रेट का। मतलब ताकि एक स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले से फिक्स कर दिया कि आपको $1 का प्राइस 100 रुपये देना है या आपको $1 का प्राइस 80 रुपये देना है। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट को करेंसी के, जो भी करेंसी का वो दाम फिक्स करती है, उसका रिजर्व लार्ज अमाउंट में रखना पड़ेगा ताकि वो स्टेबिलिटी बनी रहे फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप्स पे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप था, अब हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप होता है फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या होता है फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम? इसमें क्या कहती है गवर्नमेंट सारा प्राइस, जो भी एक्सचेंज रेट का प्राइस वो मार्केट पे छोड़ देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी एक्सचेंज रेट का प्राइस जो भी होगा वो मार्केट पे छोड़ देती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट अपने आप एक्सचेंज रेट का प्राइस रख लेता है। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्स, डिमांड और सप्लाई से। ठीक है, डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई होगा फॉरेन एक्सचेंज का, उस हिसाब से उसका रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं हम ग्राफ के जरिए। ठीक है, ये मान लो मैं ग्राफ बनाता हूँ एक, ये हमारा क्या होता है वाई एक्सिस रीजन एक्स, यहाँ पे होता है हमारा प्राइस। ठीक है, प्राइस यहाँ पे होता है हमारा क्वांटिटी। ठीक है, मान लो ये हमारा डिमांड अभी चल रहा है, ये डिमांड अभी चल रहा है। ठीक है, इकोनॉमी में ये डी हमारा डिमांड चल रहा है, और मान लो ये हमारा सप्लाई चल रहा है, कुछ सप्लाई हमारा ये चल रहा है। ठीक है, सप्लाई हमारा ये चल रहा है, तो जो भी ये वाला रेट होगा, ये रेट जो भी होगा, ये रेट एज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट मान लिया जाएगा। ठीक है, ये रेट क्या माना जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट का ये रेट मान लिया जाएगा। मान लो ये रेट होगा अभी 80 रुपये, तो ये रेट मान लिया जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट का। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का उस टाइम का रेट हम ये मान लेंगे। लेकिन जैसे ही मान लो, जैसे ही मेरा डिमांड घटता है, डिमांड जैसे ही मेरा घटता है, जैसे ही मेरा डिमांड घटता है, फिर मैं देख रहा हूँ कि मेरा इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, फिर तब हम कौन सा रेट लेंगे, तब हम ये वाला रेट लेंगे। जो यहाँ पे जो भी रेट होगा हम उस रेट को मानेंगे फॉरेन एक्सचेंज का। मान लो 70 रुपये होगा, तो यही है। दूसरे टाइप में हमारा क्या होता है, दूसरा टाइप हमारा क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। मतलब क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट प्राइस फिक्स नहीं करती, इसमें प्राइस कौन फिक्स करता है, फॉरेन एक्सचेंज का। इसमें डिमांड और सप्लाई के थ्रू, मार्केट के डिमांड और सप्लाई के थ्रू प्राइस
एक फॉरेन एक्सचेंज रेट का फिक्स किया जाता है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता, गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं करती है। अब इसमें एक पॉइंट देखो, क्योंकि पूरा प्राइस कौन सिलेक्ट कर रहा है, पूरा प्राइस सिलेक्ट कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट का मार्केट। मार्केट में डिमांड और सप्लाई बढ़ती रहती है, घटती रहती है, आपको पता है। तो देखो मान लो आज डिमांड और सप्लाई, डिमांड मान लो बढ़ रही है, जैसे मान लो डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। मान लो कल डिमांड कम हो गई तो क्या होगा, प्राइस घटेगा। तो इस सिचुएशन में स्पेकुलेशन ज्यादा होता है। इसमें क्या करते हैं बायर, सब बायर कम अमाउंट पे करेंसी को खरीद लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को खरीद लेते हैं, और बाद में जब उसका प्राइस बढ़ता है उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो यही इसमें देखते हैं, इसमें लिखा हुआ क्या है पीडीएफ में, पहले वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं करती, गवर्नमेंट इसमें कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं करती है। जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो भी रेट डिसाइड करता है वो कौन करता है, मार्केट करता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इट लेड्स टू स्पेकुलेशन एंड डज नॉट इंश्योर स्टेबिलिटी, ठीक है। इससे स्पेकुलेशन होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहेगी, मान लो आज $1 का प्राइस 80 रुपये है, कल देखा हमने उठ के, सुबह उठ के, तो कल पता चला कि $1 का प्राइस 90 रुपये हो गया। तो इससे स्टेबिलिटी कहाँ मेंटेन है, ठीक है। इससे स्टेबिलिटी कभी भी मेंटेन नहीं रहती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप के बारे में। थर्ड टाइप का नाम है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके ये है हमारा पहला और दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन। इसमें जो भी प्राइस होता है वो मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन गवर्नमेंट भी उसके अंदर इंटरवेंशन करती है, ठीक है। वही कह रहा है इसके अंदर, देखो क्या कह रहा है इसके अंदर, क्या कह रहा है देखो, it is refers to a system in which foreign exchange rate is determined by the market forces of demand and supply, but central bank influence the exchange rate through its intervention। मतलब सब मार्केट रेट से प्राइस तो उसका डिसाइड होता है, लेकिन इसके अंदर हस्तक्षेप, इसके अंदर सेंट्रल बैंक भी इंटरवेंशन करती है, इंटरवेंशन करती है। इसमें क्या करती है, सेंट्रल बैंक भी अपना इंटरवेंशन करती है। वो भी अपना अगर चाहती है, अगर वो की प्राइस को बढ़ाया जाए तो वो बढ़ा देगी, अगर वो चाहती है कि प्राइस को घटाया जाए तो वो घटा देगी। सेंट्रल बैंक का मतलब कौन, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, आरबीआई की बात की जा रही है, ठीक है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। इस सिस्टम का नाम क्या है दूसरा, इस सिस्टम को कहते हैं हम डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। कितने तरीके की मार्केट होती है फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट का मतलब वो होता है जहाँ पे बायर होते हैं, जहाँ पे सेलर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन से मार्केट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है करेंसी की मार्केट के बारे में, ठीक है। किसके मार्केट के बारे में, करेंसी मार्केट के बारे में, ठीक है। तो इसमें पहला मार्केट है हमारा स्पॉट मार्केट, ठीक है। पहला मार्केट कौन सा हमारा, स्पॉट मार्केट। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट आर मेड इमीडिएटली। मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का सेल एंड परचेज इमीडिएटली बेस पे हो जाए, उस मार्केट को कहते हैं हम स्पॉट मार्केट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये हमारा इंडिया है और ये हमारा ये है यूएस, ठीक है। ये यूएस है, ठीक है। अब मान लो ये हमारा ये क्या है, ये यूएस है, ठीक है। अब मान लो कोई इंडिया में कोई बैठा हुआ बिजनेसमैन, इंडिया का कोई है बिजनेसमैन है, मान लो हम लेते हैं अंबानी जी है, मिस्टर अंबानी जी है, ठीक है। ये इन्होंने कुछ यहाँ से यूएसए से कुछ परचेज किया, क्या किया इन्होंने, यूएसए से कुछ परचेज किया, ठीक है। यूएसए से मान लो कुछ भी परचेज किया, अगर ये इनकी पेमेंट, जो भी अमाउंट जो भी इन्होंने परचेज किया है उसकी पेमेंट अभी कर देंगे, तो इस मार्केट को हम क्या कहते हैं, स्पॉट मार्केट। मतलब मान लो इनके पास तो रुपीज होगा, मान लो इनके पास 1000 रुपीज पड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, इस 1000 रुपये को क्या करेंगे, पहले डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। $10 का मतलब हम मांगे चलते हैं कि $1 1000 रुपये का, तो उन्होंने $10 में कन्वर्ट किया, फिर वो पैसा दे देंगे यहाँ के बिजनेसमैन को। तो अगर वो ऐसा कर देते हैं तो ये जो भी ट्रेड हुआ ये स्पॉट मार्केट में हुआ ट्रेड, ठीक है। मतलब स्पॉट मार्केट में ट्रेड होने का मतलब क्या है, स्पॉट मार्केट का मतलब क्या है, स्पॉट मार्केट का मतलब वो ऐसा मार्केट जहाँ पे जो भी सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, जो भी फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज का जो भी सेल एंड परचेज हो रहा है वो इमीडिएट बेस पे होता है, उसी को कहते हैं हम स्पॉट मार्केट। उसके बाद है हमारा सेकंड मार्केट को कहते हैं हम फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट। क्या कहते हैं उसको हम, फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मेड एट सम फ्यूचर डेट एट द रेट एग्रीड अपॉन टुडेज, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बेहतरीन एग्जांपल, ठीक है।
लेते हैं हम दो व्यापारी का एग्जाम्पल, दो बिजनेसमैन है उसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। इस फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दो बिजनेसमैन है, ठीक है, दो बिजनेसमैन है, ठीक है। ये देखो ये हमारा यूएस, ये लेके चलते हैं कि एग्जाम्पल के लिए कि हमारा क्या है यूएस है, ये है इंडिया, ये क्या है इंडिया, ठीक है। यहाँ पे एक व्यापारी बैठा हुआ है मिस्टर जॉन, ये कौन है मिस्टर जॉन, ठीक है। और यहाँ पे अंबानी जी बैठे हुए हैं, ठीक है, ये कौन है अंबानी जी, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट का मतलब क्या होता है, देखो अब मान लो अंबानी जी ने कुछ प्रोडक्ट मंगाया, क्या किया, कुछ माल, जैसे आपको पता है अंबानी जी बिजनेसमैन है, अंबानी जी ने इनसे कुछ बड़ा सा बहुत बड़ा अमाउंट का कुछ भी इंपोर्ट करवाया, कुछ भी चीज इंपोर्ट करवाया, ठीक है, कुछ भी चीज इंडिया में मंगवाई, ठीक है, इंपोर्ट करवाया, कुछ माल मंगाया अमेरिका से, यूएस से कुछ माल मंगाया, ठीक है। व्यापारी कौन है मिस्टर जोन, और मिस्टर जोन इन दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि मुकेश अंबानी जी ने इनको क्या बोला कि मैं आपको जो भी पैसा हुआ है, मान लो $1000 की डील हुई है, ठीक है, $1000 का माल मुकेश अंबानी जी ने मंगवाया यूएसए से, तो अंबानी जी क्या करेंगे, इनको एक पेपर लिख के देंगे, इसमें लिखा होगा कि $1000 का प्राइस जो भी आज चल रहा है, मैं आपको $1000 का अमाउंट 83 रुपए के हिसाब से इस तारीख को दूंगा, मान लो 6 महीने के बाद वो देंगे, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या किया मुकेश अंबानी जी ने, उनसे माल अभी खरीद लिया, लेकिन वो पेमेंट क्या उन्हें अभी कर रहे नहीं कर रहे, वो पेमेंट कर रहे हैं उनको फ्यूचर डेट पे, मतलब कोई 6 महीने बाद कर रहे हैं या 3 महीने बाद कर रहे हैं, उनको पेमेंट कब कर रहे हैं, वो फ्यूचर डेट पे कर रहे हैं। लेकिन वो यहाँ पे अमाउंट उस जो भी पेमेंट करेंगे वो, मान लो आगे चल के डॉलर का प्राइस हो गया 100 रुपए, लेकिन वो उनको 100 रुपए नहीं देंगे, वो उनको बता रहे हैं कि मैं आपको 83 रुपए के हिसाब से ही दूंगा। उन्होंने क्या बोला कि मैं आपको फ्यूचर डेट पे $1000 दूंगा, लेकिन जो आज का रेट है उसी रेट के हिसाब से मैं आपको पैसे की पेमेंट करूंगा, ठीक है, वही लिखा हुआ है इसके अंदर, देखो फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट, मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मेड एट सम फ्यूचर डेट एट द रेट एग्रीड अपॉन टुडे, मतलब जो भी रेट हमने आज डिसाइड किया है वही रेट मैं उसको बाद में पे कर रहा हूँ, ठीक है, अभी पेमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। इसको कहते हैं हम फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट, ठीक है। ये हो गया हमारा मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, दो ही पढ़ने थे इसके अंदर। आगे हम पढ़ते हैं करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में, ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, ठीक है। समझते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन होता क्या है, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है। सिंपल वे में करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। इसको एक बेहतरीन एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपका जो भी कंसेप्ट है ढंग से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मान लो पहले $1 का प्राइस था मान लो 100 रुपए, अब हो गए $1 का प्राइस 200 रुपए, ठीक है। कंसेप्ट को समझने से पहले आप दिमाग में बस ये बिठाओ कि पहले $1 हमें 100 रुपए में मिल जाता था, अब $1 हमें 200 रुपए में मिलता है, ठीक है। तो 200 रुपए में मिलता है, ठीक है। तो मान लो ये ले लेते हैं हम, ये है हमारा 200 रुपए में मिलता है, ठीक है। तो मान लो ये यूएसए है, ठीक है, क्या है ये यूएसए है, ठीक है, यूएसए एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मैं मैप नहीं बना रहा हूँ, ये यूएसए है और ये हमारा इंडिया, ये क्या है ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में आप बैठे हुए हो, आप हो यहाँ पे, ठीक है, आप हो, ये कौन हो आप इंडिया में बैठे हुए हो, आपको अमेरिका में एक जीन्स पसंद आ गया, आपको अमेरिका की एक जीन्स पसंद आ गई, आप वो चाह रहे हो कि वो जीन्स मैं अपने देश मंगा लूँ, ठीक है, क्योंकि पहले रेट क्या है, पहले रेट है 200 रुपये और आपकी मम्मी ने, तो आप इस सिचुएशन में आप बाहर से, मतलब आप यूएसए से आप कितनी जीन्स मंगा सकते हो, कितनी जीन्स मंगाओगे, 2 जीन्स आपने इजिली मंगा लोगे, कितनी जीन्स, 2 जीन्स आपने मंगा ली, ठीक है, क्योंकि आपके जेब में 200 रुपये पड़े थे, ठीक है। सिचुएशन 1 हमारा यहाँ हुआ कंप्लीट। अब लेते हैं मान लो अब वही $1 हमारा हो गया बढ़कर 200 रुपये, अब मुझे $1 के बदले में 200 रुपये पे करने पड़ते हैं, कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, $1 के बदले में मुझे 200 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो अब देखो प्राइस इसका कितना है, $1 रुपये, $1। अब आपके जेब में कितने थे, 200 रुपये, आपको घर वाले तो 200 रुपये दे रखे थे। तो आप इस सिचुएशन में मुझे एक बात बताओ, इस सिचुएशन में आप कितनी पैंट इंपोर्ट करवा पाओगे, जैसे ही डॉलर का प्राइस 200 रुपये हुआ, आप इस सिचुएशन में कितनी पैंट इंपोर्ट करवा पाओगे इंडिया में, मतलब आप कितनी पैंट खरीद पाओगे, एक, आप एक ही खरीद पाओगे ना, क्योंकि आपके जेब में 200 रुपये, अब $1 का प्राइस ही $1 का प्राइस ही आप 200 रुपये हो गया, तो इस सिचुएशन में आप एक ही पैंट मंगा पाओगे। तो इससे क्या हुआ, इसका इफेक्ट देखना क्या हुआ, पहले आप क्योंकि 2 पैंट मंगा पा रहे थे और आप कितनी पैंट मंगा पा रहे हो, आप एक पैंट मंगा पा रहे हो, तो इससे क्या हुआ, हमारा इंपोर्ट डिक्रीज हो गया, इंपोर्ट हमारा कम हुआ ना। पहले आप वही 200 रुपये में 2 पैंट मंगा पा रहे थे, अब
आपको वही 200 रुपये में आप एक पैंट मंगा पा रहे हो। इससे क्या हुआ, आपका जो भी आपकी करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो गई। आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। इसी को कहते हैं हम करेंसी डेप्रिशिएशन। और इससे हमारा इफेक्ट आपने देखा कि हमारा इंपोर्ट क्या हुआ, कम हुआ। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी को हम उल्टा कर देते हैं, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। इसको पहले मैं रफ कर देता हूं। अब मान लो कोई बच्चा बैठा हुआ है यूएसए में, ठीक है। कोई बच्चा बैठा हुआ है यूएसए में, ठीक है, यूएसए में बैठा हुआ है। इसके पास है, ये है, मान लो बच्चे का नाम हम ले लेते हैं मिस्टर जॉन। बच्चा कौन है, ये मिस्टर जॉन है, ठीक है। इसकी मम्मी ने इसको $2 दे रखे हैं। कितने रुपए दे रखे हैं इसके पास, इसके पॉकेट मनी $2 है, इसके पास $2 पड़े हुए, ठीक है। इसको एक इंडिया की चॉकलेट पसंद आई। क्या पसंद आई, मान लो ये इंडिया है, थोड़ा इंडिया वैसे बन गया लेकिन कोई नहीं, ध्यान रखो। इंडिया की इसको एक चॉकलेट पसंद आई, ठीक है, ऐसे ही बनते हैं ना चॉकलेट। इसका प्राइस था 100 रुपये। कितना प्राइस था, 100 रुपये, ठीक है। यूएसए में एक मिस्टर जॉन नाम का बच्चा बैठा हुआ है जिसको एक इंडिया की चॉकलेट पसंद आई। उस चॉकलेट का दाम कितना है, 100 रुपये। क्योंकि पहले $1 का प्राइस कितना था, 100 रुपये। पहले कितना था, हम सिचुएशन 1 लेके चल रहे हैं जब डॉलर का प्राइस 100 रुपये था, मतलब जब $1 100 रुपये में हमें मिल जाता था, ठीक है। अब मिस्टर जॉन अगर चाहेगा, वो बच्चा चाहेगा कि मैं अगर इंडिया से चॉकलेट मंगाऊं, उसके पास कितने पैसे, कितने डॉलर है, $2 है। तो $2 के अंदर वो कितने चॉकलेट इंडिया से मंगा सकता है। इंडिया से आप कहोगे इजिली, क्यों इंडिया से क्या करेगा, 2 चॉकलेट के पैकेट मंगा लेगा, ठीक है, 2 चॉकलेट मंगा लेगा ना। अब देखो, जैसे ही डॉलर का प्राइस हुआ, $1 हुआ 200 रुपए का, क्या हुआ, जैसे ही $1 हो गया 200 रुपए का, तो इसके पास जो $2 थे वो कितने के बन गए, वो $2 बन गए ना 400 रुपए के। अब वो $2 कितने का हो गया, 400 रुपए का। अब वो इंडिया से कितनी चॉकलेट मंगा पाएगा, 4 चॉकलेट मंगा पाएगा ना। अब 4 चॉकलेट मंगा पाएगा, क्योंकि पहले $1 का प्राइस 100 रुपए था और उसके जेब में थे $2। इसका मतलब क्या था, उसके जेब में कितने रुपए पड़े हुए, 200 रुपए पड़े हुए। तो उस सिचुएशन में वो इंडिया से 2 चॉकलेट मंगा पाता था। लेकिन जैसे ही $1 का प्राइस हुआ 200 रुपए, 200 रुपए बढ़ने से अब वो कितनी चॉकलेट मंगा पा रहा है, अब वो 4 चॉकलेट मंगा पा रहा है। तो इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। जैसे ही हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई, हमारा क्या हुआ, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया। अब उसके लिए वो चॉकलेट वो हो गई, क्या कहते हैं, चीप हो गई। अब उसके लिए वो चॉकलेट क्या हो गई, चीप हो गई है। तो इसी को कहते हैं हम करेंसी डेप्रिशिएशन। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या है इसमें, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया है। दिस इज एन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट नोन एज करेंसी डेप्रिशिएशन, ठीक है। डिक्रीज इन द वैल्यू, क्या कह रहा है, दैट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के बदले में हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट गई है, इसी को कहते हैं हम करेंसी डेप्रिशिएशन। और इसके इफेक्ट हमने पढ़ लिया, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, हमने समझ तो लिया, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके 2 इफेक्ट होते हैं। इससे क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर। अब डोमेस्टिक गुड्स बाहर लोगों के लिए क्या हो गया, सस्ता हो गया, ठीक है। इससे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या होता है, इंपोर्ट डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि बिकॉज डोमेस्टिक फॉरेन गुड्स बिकम कॉस्टियर। अब हमारे लिए, अब जो आप लोग बैठे हुए थे उस टाइम इंडिया में, आपके लिए वो जीन्स खरीदना कॉस्टियर होगा, क्योंकि $1 आप कितने का हो गया, 200 रुपए का, ठीक है। यही है करेंसी डेप्रिशिएशन। अब सेम हम पढ़ते हैं करेंसी एप्रिशिएशन के बारे में, ठीक है। ठीक है, ये है हमारा करेंसी एप्रिशिएशन। इसका सेम उल्टा, जैसे हमने पढ़ा करेंसी डेप्रिशिएशन के बारे में, सेम करेंसी डेप्रिशिएशन का उल्टा होता है करेंसी एप्रिशिएशन। इसमें हमारी करेंसी की वैल्यू पहले से बढ़ जाती है। क्या होती है, इसमें करेंसी की वैल्यू पहले से बढ़ जाती है। इसको भी एक एग्जांपल से समझ ले, चलिए इसको भी एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। इसके समझने के लिए भी मानते हैं, पहले $1 का प्राइस था, $1 का प्राइस था कितना, 200 रुपये। पहले $1 का प्राइस कितना था, 200 रुपये। अब मान लो, अब नाउ वही $1 का प्राइस हो गया 100 रुपये। कितना हो गया, 100 रुपये। तो पहले कितना था, 200 रुपये, अब कितना हो गया, 100 रुपये, ठीक है। सेम वही एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप ये बैठे हुए हो इंडिया में, इस पर दूसरा लेते हैं। मान लो आप बैठे हो इंडिया में, आप हो इंडिया में बैठे हुए, ये हमारा भारत, और आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, आप हो ये इंडिया में, और आपकी मम्मी ने आपको कितने रुपए दे रखे हैं, 200 रुपये। कितने रुपए दे रखे हैं, 200 रुपये। सेम ये है आपका यूएसए, ये है क्या, यूएसए। आपको यूएसए की फिर से जीन्स पसंद आई। इस जीन्स का प्राइस कितना था, $2 था, ठीक है। इस जीन्स का प्राइस चलो $1 ले लेते हैं, ठीक है। इस जीन्स का प्राइस कितना है, $1, और आपके जेब में कितने रुपए, 200 रुपये, ठीक है। अभी डॉलर का प्राइस चल रहा है मार्केट में 200 रुपये। कितना चल रहा है, अभी
डॉलर का $1 प्राइस चल रहा है $200, मतलब अगर आप अभी डॉलर करने जाओगे तो आपको $1 के बदले में $200 पे करने पड़ेंगे। अब इस सिचुएशन में देखो, $1 का आपको एक पैंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके जेब में $200, इसका मतलब क्या है, आप कितने पैंट खरीद पाओगे, क्योंकि अभी डॉलर का प्राइस $200 है, तो आप अभी कितना पैंट खरीद पाओगे, इंडिया कितने पैंट मंगा पाओगे, एक पैंट मंगा पाओगे, ठीक है। आपके जेब में $200 पड़े हुए हैं और $1 का प्राइस चल रहा है $200, और आपको जो जीन्स पसंद आई है यूएसए की वो भी $1 की है, तो इस सिचुएशन में आपको कितने पैसे के पे करने पड़ेंगे, मतलब आप कितनी जीन्स मंगा पाओगे इस सिचुएशन में, आप एक ही जीन्स मंगा पाओगे, ठीक है। अब मान लो $1 का प्राइस कितना हो गया, $100। अब पैंट तो वो $1 की है, अभी पैंट जो आप देखी, जो आपको पैंट पसंद आई है वो अभी भी $1 की है, लेकिन अब डॉलर की वैल्यू घट गई है, अब डॉलर की वैल्यू कितनी की हो गई है, $100 की हो गई है, मतलब $1 आपका अब $100 का है, तो आपकी जेब में कितने रुपए, $200। तो इस सिचुएशन में आप कितने पैंट मंगा पाओगे अमेरिका से, यूएसए से, 2 पैंट मंगा पाओगे। तो इससे इफेक्ट क्या हुआ, इससे इफेक्ट समझना हमें, इससे क्या हुआ, आप इंपोर्ट इंक्रीज हो गई, इंपोर्ट इंक्रीज होगी, मतलब आप बाहर से ज्यादा सामान मंगा पा रहे हो। आप देखते हैं कि पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया, करेंसी डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, जो हमारी करेंसी की वैल्यू होती है, दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू अब स्ट्रॉन्ग हो रही है, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है फॉरेन एक्सचेंज के। इसका मतलब ये है कि पहले मुझे $200 में एक पैंट आ रही थी मेरी, ठीक है, इससे मेरी करेंसी की वैल्यू तो बढ़ी। देखो पहले मुझे $200 में एक पैंट मिलती थी, लेकिन अब वही $200 में मुझे 2 पैंट मिल रही है, इससे इसका मतलब क्या हुआ, मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। यही लिखा हुआ है इसके अंदर कि इट हैज टू इफेक्ट, क्या होता है, इससे एक्सपोर्ट डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि जो डोमेस्टिक गुड्स होते हैं उनके लिए, बाहर के लोगों के लिए क्या हो जाएगा, वो कॉस्टली लगेगा, उनको महंगा लगेगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। और इंपोर्ट क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है इंपोर्ट, क्योंकि अब हमारा इंपोर्ट चीपर हो गया है, अब हमें इंपोर्ट करना चीपर, हमारे अब हमारे जो भी बाहर का गुड्स है, जो भी बाहर के प्रोडक्ट है, जो भी जीन्स है, वो हमारे लिए क्या होंगे, सस्ते हो गई है, ठीक है। यही है हमारा करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट का पार्ट 1, जिसमें हमने देखा फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने तरीके की मार्केट होती है, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है, करेंसी एप्रिसिएशन क्या है, ठीक है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने ये सब कुछ कवर कर लिया। आने वाली वीडियो जो हमारी पार्ट 2 होगी, उसमें हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है, कैसे एक हम डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की हम डिमांड क्यों करते हैं, सप्लाई क्यों करते हैं, ठीक है, ये सब हम पढ़ देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।